नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अब सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है, तो ऐसे में अब जो 8वां पे कमीशन की मांग है या तो फिर 50% डीएडीआर को मर्ज करने की जो मांग है, वो अब किस दिशा की ओर जाएगी। यूपीएस का लागू करना इन मांगों को जोरदार करेगा या उसमें कमजोरी लाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, डिफेंस पेंशनर की संख्या लगभग 34 लाख है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दे रही है। और जो केंद्र के कर्मचारी जो एनपीएस के अधीन थे, उनकी संख्या लगभग 23 लाख थी। अब उन 23 लाख की संख्या के जो कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया। तो ऐसे में डिफेंस पेंशनर को तवज्जो ना देना किस बात की ओर इशारा करता है और किस वजह से ये हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप सबको पता है, मैं प्री 2006 के पेंशनर्स के मुद्दे उठाता रहता हूं, चाहे उनको एमएससीपी ग्रांट करने का मुद्दा हो, चाहे उनको नोशनल इंक्रीमेंट देने का मुद्दा हो। और अब की बार मैंने सीधे पेंशन मंत्रालय से एक आरटीआई डाला था और उस आरटीआई में मैंने सवाल किया था कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है कि नहीं। उसका जवाब मुझे मिला है, वो आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों के साथ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले सिविल एम्प्लॉय 23 लाख की संख्या, सरकार ने एनपीएस को यूपीएस कर दिया। जी हां, सिविल एम्प्लॉय जैसे बताया जा रहा है जो एनपीएस के अधीन थे, उनकी संख्या लगभग 23 लाख और उनकी मांग को प्रमुख तरीके से मांगते हुए लगभग 90% मिलता जुलता उनके मांग को लागू कर दिया सरकार ने, यूपीएस को लागू करके एनपीएस को हटा करके। तो अब दोस्तों, उससे जुड़ा हुआ और एक विषय है, डिफेंस पेंशनर की संख्या 33,69,022 की संख्या। जी हां, यह मैंने आंकड़े लिए हैं केएसबी के ब्रोचर से, जो 2023 का आंकड़ा है। ये 33,69,022 की संख्या है डिफेंस पेंशनर की। लेकिन ओआरओपी की विसंगति को क्यों नहीं सही किया? और केवल ओआरओपी की विसंगतियां नहीं है, और भी कई सारे मांगे हैं। तो सरकार डिफेंस पेंशनर की इतनी ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी क्यों नहीं मान रही है, क्यों तवज्जो नहीं दे रही है उनकी मांग को? क्योंकि कई जगह से हमने मांग पत्र भी दे दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, कई सारे आंदोलन भी हो गए, तो सरकार तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? आपको क्या लगता है दोस्तों? मैं अपनी बात बोलता हूं कि हमारे बीच में यूनिटी की कमी है, एकता की कमी है। हो सकता है विचार एक दूसरे के साथ ना मिलना, वो अलग बात है। कई सारी संस्थाएं, हजारों की संख्या में शायद संस्थाएं भी है हमारी, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातों को तवज्जो नहीं दे रही है। कुछ संस्थाएं तो ऐसी हैं जो सरकारी रजिस्टर्ड संस्थाएं भी हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा हमारे जो पेंशनर के जो संस्थाएं हैं, उनमें फूट पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकता की कमी दिखाई दे रही है। और कुछ संस्थाएं तो ऐसी हैं कि जैसे कि मानो एक दूसरे के साथ बिल्कुल दुश्मनी है, एक दूसरे को काट कर खा ही जाएंगे। इस तरीके के भी कारनामे, इस तरीके की भी बातचीत बिल्कुल ओपनली सोशल मीडिया में दिखाई देती है। तो सरकार में जो बैठे हुए बड़े बड़े जो बाबू हैं, जो अधिकारी हैं, उनको पता चल जाता है कि किनको किस तरीके से डील करना है। अगर फूट है, आपस में एकता नहीं है, तो उनको पता है कि कौन से नब्ज को दबाना है और किस तरीके से किस मांग को डील करना है। तो इसी वजह से हमारे बीच में सबसे बड़ी कमी है कि एकता की कमी है, तो उसको लाना पड़ेगा। हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, सबको, अधिकारी, जेसीओ, जवान, सभी को यूनाइटेड होना पड़ेगा। और संस्थाएं जो हैं, उनको एक साथ आकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे के तहत आगे बढ़ के अगर हमारी मांगों को जोरदार तरीके से एकत्रित होके यूनिटी के साथ रखा जाए, तो मेरे ख्याल से जो ये हमारी संख्या है ना, ये सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मेरे ख्याल से काफी है। तो कहीं ना कहीं हमें यूनाइटेड होना चाहिए और आगे आने वाले समय में यूनाइटेड होकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या समझते हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। यूपीएस से 8वें पे कमीशन की राह आसान या मुश्किल? अब 50% डीए मर्ज का या 8वें सीपीसी दो-धारी तलवार पर है यूपीएस। जी हां दोस्तों, यूपीएस लागू कर दिया गया है सरकार की तरफ से, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों, इसमें सरकारी जो आंकड़ा सामने आया है, 6,250 करोड़ रुपए 2024-25 के बजट में दिए जाएंगे।
यानी कि लगभग 6,500 करोड़ रुपए इस साल है, तो अगले साल वो बढ़ जाएगा क्योंकि डीएडीआर भी बढ़ेगा, पेंशनर की संख्या बढ़ेगी। तो इसी हिसाब से अगर सरकार को इस तरीके से पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो क्या आगे आने वाले समय में 8वां पे कमीशन या 50% डीए मर्ज के ऊपर इसका असर तो नहीं दिखाई देगा? या पेंशनर और कर्मचारियों की जो संस्थाएं हैं वो क्या सरकार के ऊपर दबाव बना पाएंगी कि 8वां पे कमीशन भी दे दो? आपने यूपीएस तो दे दिया, अब 8वां पे कमीशन भी दे दो। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये दोधारी तलवार दिख रही है। हो सकता है कि अब यूपीएस मिल गया, सभी का ध्यान अब 8वें पे कमीशन के ऊपर एकत्रित हो जाए और 8वां पे कमीशन को दबाव देके ही सही सरकार के ऊपर मनवा लिया जाए। या ये भी हो सकता है कि सरकार ये बोले कि हमने आपको यूपीएस दे दिया, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, अब हम आपको 8वां पे कमीशन में ज्यादा फायदा नहीं दे सकते। चलिए 8वां पे कमीशन के लिए मना ना करें, लेकिन हो सकता है कि जो फायदा हमको मिलना था उस तरीके का फायदा ना मिले। मुझे मेरा एक खुद का मानना है, ये कहीं ना कहीं यूपीएस दोधारी तलवार दिखाई दे रही है। आपका मानना क्या है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पेंशन मंत्रालय का आरटीआई में पूछे सवाल का आया जवाब। सवाल था, नोशनल इंक्रीमेंट प्री 2006 के पेंशनर्स को लागू है कि नहीं? जी हां, मैंने सवाल पूछा था पेंशन मंत्रालय से आरटीआई के जरिए कि 2006 से पुराने जो पेंशनर्स हैं, जो 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, हालांकि उस समय में 31 दिसंबर वाला क्लॉज नहीं था, जुलाई में ही मिलता था इंक्रीमेंट, लेकिन मैंने सवाल में डाला था, तो उनको क्या नोशनल इंक्रीमेंट लागू है? क्योंकि दोस्तों 2006 से पहले भी जुलाई में लगता था इंक्रीमेंट, 2006 के बाद भी 2015 तक जुलाई में ही लगता था इंक्रीमेंट। तो ऐसे में क्यों ना 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो सवाल किया था और पेंशन मंत्रालय से जो मुझे जवाब मिला उसको देखते हैं। दोस्तों हम अभी भारत सरकार के ऑनलाइन आरटीआई के पेज पर हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और मैंने एक आरटीआई लगाया था और ये आरटीआई मैंने लगाया था पेंशन मंत्रालय को। आप देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को 11 अगस्त 2024 को मैंने आरटीआई लगाया था। इस आरटीआई का मुझे जवाब मिल चुका है। अब इस आरटीआई में मैंने 2006 से पुराने पेंशनर से जुड़ी हुई एक सवाल पूछा था। अब चलिए मैं पहले तो जो सवाल मैंने पूछा था वो दिखाता हूं। हम चलेंगे प्रिंट आरटीआई एप्लीकेशन में। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको दिखेगा ये जो मैंने सवाल किया था, मैंने नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ सवाल किया था और सवाल शुरू होता है यहां से, अंडर द आरटीआई एक्ट आई मे प्लीज बी इन्फॉर्म्ड वेदर दिस बेनिफिट इज एप्लीकेबल फॉर प्री 2006 रिटायरीज आल्सो इफ ही और सी रिटायर्स ऑन 30 जून और 31 दिसंबर आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर फ्रॉम हिज लास्ट इंक्रीमेंट एंड फाइल्स केस एंड जजमेंट प्रोनाउंस्ड इन हीज और हर फेवर। अब इसका मुझे जवाब मिल गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों जो जवाब मिला है। अब यहां पर देखिए, ये मुझे दूसरा रेफरेंस नंबर के साथ जवाब दिया गया है। यहां पर ये रेफरेंस नंबर आया है, व्यू स्टेटस ऑफ ये वाला। इसमें जब क्लिक करते हैं हम तो यहां पर पूरा जवाब मुझे दिया गया है जो वो दिखाई देगा। ये देखिए, ये आया मुझे जवाब। ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से मेरे नाम का ये जवाब दिया गया है। अब इस जवाब में क्या जवाब दिया गया वो मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, अब दोस्तों ये जो रिप्लाई है, रिप्लाई में मुझे सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आरटीआई में जो आपने सवाल पूछा है वो कहीं भी लिखित में उसका जवाब नहीं है, तो हम क्रिएट करके आपको जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आगे फिर महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। देखिए, however it is to inform that on the issue of grant of notional increment on 1 July and 1 January to the employees retired a day before it becomes due on 30 June or 31 December, the Supreme Court in its order dated 11 April 2023 in Civil Appeal number 2471 of 2023 SLP case number 6185 ऑफ 2020 डायरेक्टर एडम। ये दोस्तों कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला है नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर, और जिसको आगे रेलवे मिनिस्ट्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील भी डाला था। यहाँ पर अपील का भी बारे में जिक्र किया गया है। ये देखिए 4722/2022, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन है पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट को देने को लेकर के, उसी डिसीजन को बहाल रखा जाता है। और आगे रेलवे मिनिस्ट्री ने जो अपील किया था उस अपील को भी माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया, और पहले जो डिसाइड हमने किया, जो जजमेंट हमने दिया पेंशनर के फेवर में, वो ही बहाल रहेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक दे दिया था जजमेंट
उसके बाद दोस्तों देयर आफ्टर सेवरल पिटिशन फाइल्ड बाय फाइल्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर फ्लैग्ड वेयर डिस्पोज्ड ऑन द सिमिलर लाइंस। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई सारे ट्रिब्यूनल, एएफटी में भी ये केस चल रहे हैं जिसको माननीय कोर्टों ने उन्हीं लाइन पर यानी कि पेंशनर के फेवर में ही जजमेंट देते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब सरकार का पक्ष क्या है यहां पर आप जानिए। इट इज ऑल्सो इंटीमेटेड दैट orders of the Supreme Court regarding grant of notional increment necessitate examination of a few aspects emanating therefrom which need to be addressed। यानी कि दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है नोशनल इंक्रीमेंट देने को लेकर के, वो अभी भी कई सारे चीजों को विचार विमर्श करना जरूरी है। आगे दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशंस टू रिजॉल्व द इश्यूज is presently underway and is likely to take some more time। यानी कि इस विषय के ऊपर कंसल्टेशन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है और कुछ समय लगेगा, take some more time लिखा हुआ है। Further, it also as may be required in the wake of judgment of the apex court can be taken only after completion of the consultation process। उसके बाद फर्दर एक्शन ये बताया गया है कि आगे जो भी एक्शन है 2006 के पुराने पेंशनर्स को देना है, नहीं देना है, या जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी देना है, नहीं देना है, इसके ऊपर ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये जो विचार विमर्श चल रहा है जिसमें और कुछ समय लगेगा बताया गया है, उसके समाप्त होने के बाद ही कुछ ना कुछ डिसीजन दिया जा सकता है, तो कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। ये इस आरटीआई का मतलब है दोस्तों। यानी कि इस आरटीआई में कहीं भी मना नहीं किया गया कि वो जो 2006 से पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा या 2006 के बाद वालों को ही मिलेगा या 2016 के बाद वालों को ही मिलेगा। तो अभी कंसल्टेशन पर है। पेंशन मंत्रालय ने जो मुझे आरटीआई का जवाब दिया है इसके हिसाब से अभी जो मैटर है कंसल्टेशन पर है, विचार विमर्श चल रहा है। तो इसके ऊपर जैसे ही कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा तब जाकर के ये लागू हो जाएगा दोस्तों कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किन किन को मिलेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशन मंत्रालय ने अभी प्रतीक्षा करने के लिए बोला है, अभी वेट करने के लिए बोला है कि सरकार से जब इन विषयों के ऊपर डिसीजन आ जाएगा तभी इसका क्लैरिफाई होगा कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट लागू है कि नहीं। हालांकि उसमें मना नहीं किया गया है कि नोशनल इंक्रीमेंट 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू नहीं है। अगर नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता, लिखा ही होता कहीं कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को नहीं लागू है, तो मुझे जरूर जवाब दिया गया होता। लेकिन चूंकि जवाब थोड़ा सा गोलमोल है, यानी कि आने वाले समय में इसका क्लैरिफाई होगा कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।